नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्थापना पर मंथन, सीएम धामी से स्वास्थ्य मंत्री और विधायक की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने दिए सकारात्मक संकेत। सीएम हेल्पलाइन समेत 20 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक, 15 घंटे तक सेवाएं रही ठप। रशियन रैनसमवेयर के हमले से बिगड़े हालात पहले भी हो चुका। यूके SSSC पेपर लीक केस में ईडी का बड़ा एक्शन। हाकम सिंह की 63,30,000 की संपत्ति कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज। पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन पर संत समाज नाराज। राजनीति में साधु वेशभूषा के इस्तेमाल के हरिद्वार के संतों ने किया विरोध। बोले धार्मिक प्रतीकों का ना हो राजनीतिक इस्तेमाल। और उत्तराखंड में सभी जिलों में बारिश की संभावना। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे धंसा। 7 अगस्त तक मौसम खराब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टिहरी जैसे भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और पूरे गढ़वाल मंडल के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में जनभावनाओं और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप ठोस कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड सरकार एक बार फिर बड़े साइबर हमले की चपेट में आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के स्टेट डेटा सेंटर पर हुए रैनसमवेयर अटैक के कारण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन समेत 20 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और पोर्टल करीब 15 घंटे तक बंद रहे। इससे आम लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का फायदा नहीं मिल पाया और कई विभागों का काम प्रभावित हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि साइबर हमले के बाद सुरक्षा कारणों से प्रभावित सर्वर को नेटवर्क से अलग कर दिया गया। इसके चलते शनिवार की देर रात तक कई सरकारी वेबसाइट और पोर्टल अपडेट नहीं हो पाए। हालांकि ITDA की टीम ने अधिकांश सेवाओं को धीरे धीरे बहाल कर दिया और पूरे मामले की तकनीकी जांच जारी है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजपुर रोड स्थित 132 एकड़ में विकसित हो रहे राष्ट्रपति उद्यान का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति उद्यान देहरादून की नई पहचान बनेगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा के लिए हर शुक्रवार को बैठक करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत विभाग का करीब 80% और उद्यान विभाग का लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। देहरादून के DAV PG कॉलेज परिसर में MDDA द्वारा स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर दोनों ने तिरंगे को सलामी देकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा देश की आस्था, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थापना से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। उन्होंने इस पहल के लिए MDDA और कॉलेज प्रशासन की सराहना की।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास ने कॉलेज परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले 3 सप्ताह जिलाधिकारी नोटिसों की सुनवाई प्रक्रिया पर पूरा फोकस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड में रखकर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता पहली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे पर्याप्त समय देते हुए दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाए। साथ ही सभी जिलों में सप्ताह में 2 बार राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर फीडबैक लेने और मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने 100 से ज़्यादा नोटिस वाले बूथों पर विशेष ध्यान देने और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुमका ने BLO और सुपरवाइजर्स के नियमित प्रशिक्षण के निर्देश दिए। चंपावत डीएम मनीष कुमार आज शनिवार को 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर खतरनाक रास्तों से चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सड़क विहीन गांव सील पहुंचे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी चंपावत का जोरदार स्वागत किया गया। डीएम ने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उनके गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक उनके गांव में सड़क नहीं पहुंची है। करीब 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर गांव के बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। बीमार बुजुर्गों और साथ ही गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे मुख्य सड़क तक पैदल आना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी के सामने आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य समस्याओं को भी रखा गया, जिसका जिलाधिकारी के द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। आप देख रहे हैं नेपाल के पास में एक सीमांत गांव है ये, और लगभग 100 परिवार यहाँ पे जो है अलग अलग विभिन्न तोकों में रह रहे हैं। यहाँ पर मुख्य समस्या जो है वो सड़क की आपकी बताई गई, जिसमें मेरे द्वारा मौके पर ही जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं PMGSY के, उनसे वार्ता की गई। एक्सीएन जो PMGSY के हैं वो भी आज मौके पर रहे हैं। सड़क जो है उसके निर्माण कार्य का जो औपचारिकताएँ हैं वो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें थी, उनके द्वारा छोटी छोटी डिमांड्स की गई थी, जिसमें कान की मशीन, किसी का PM किसान का पेंशन और कुछ लोगों के राशन कार्ड की समस्या, विद्यालय में जो है उसमें सुरक्षा दीवार की बात जो है वो आ रही थी, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात आई। कुछ जगहों पे आपदा से हमारे छोटे अवसंरचनाएँ हैं उनको क्षतिग्रस्त होना देखा गया। क्षेत्र की सर सबसे मुख्य समस्या वही थी रोड से। ये मतलब हमारे ये क्षेत्र में 10 ग्राम सभा आती हैं। 10 ग्राम सभा में एक सील बरूडी मतलब रोड से वंचित है। रोड मतलब बरूडी में तो तकरीबन है काम चलाओ, लेकिन सील में बिल्कुल रोड ही नहीं है। इसलिए हमने आग्रह किया था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि आप ये इस दूरदराज इलाके में आकर एक बार भ्रमण करें, लोगों की जन समस्याओं को सुनें। तो इसका ध्यान रखते हुए डीएम साहब ने यहाँ आए और भ्रमण किया और लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान भी निकाला। UKSSC पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की 63,30,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। PMLA के तहत चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई हैं। अवैध कमाई को वैध दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। बैंक खातों, कृषि आय और संपत्तियों में इसने निवेश किया था। भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। ईडी की कार्रवाई से पेपर लीक मामले में आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी के नीचे रेलवे सुरंग के पास एक विशालकाय पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिरने से दून ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत और बहाली का काम शुरू कर दिया। मनसा देवी पहाड़ी के नीचे रेलवे सुरंग के पास अचानक से एक बड़ा पेड़ ट्रैक पर गिर पड़ा, जिससे रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया।
पेड़ की चपेट में हाई टेंशन बिजली लाइन भी आ गई, जिसके कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और विद्युत विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और ट्रैक से पेड़ और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। साथ ही क्षतिग्रस्त हाई टेंशन लाइन को भी दुरुस्त किया गया है। रेलवे अधिकारियों का यह कहना है कि रेल यातायात को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित ट्रेनों के संचालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा परिसर में चंदा चोरी के मुद्दे पर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार के संतों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए थे। इस दौरान प्रतीकात्मक तौर पर चंदा लेने का दृश्य प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने इसका विरोध किया है। संतों का यह कहना है कि राजनीतिक विरोध दर्ज कराने के लिए साधु संतों की वेशभूषा और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना सनातन परंपरा की गरिमा के खिलाफ है। इधर सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच कुछ लोगों के सनातन धर्म में घर वापसी करने और कावड़ लेने हरिद्वार पहुंचने की बात भी सामने आई। संसद परिसर के अंदर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साधु संतों का वेश बनाकर के पंडित पुजारियों का वेश धारण करके जिस प्रकार का नाटक, जिस तरह सनातन धर्म का अपमान किया है, जिस प्रकार सनातन परंपराओं का अपमान किया है, जिस प्रकार सनातन आस्थाओं का अपमान किया है, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, उसे ये देश का साधु समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई छोटा अपमान नहीं है। उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम की फोटो को सपा सांसद अवधेश के चरणों में रख दिया। ये बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने साधु संतों के कपड़े पहन करके वहां चंदा चोरी करने का एक नाटक नहीं किया है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इस देश का साधु संत चोर है, लुटेरा है। इस देश के पंडित पुजारी चोर है, लुटेरे हैं, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटकर फरार हुए 2 आरोपितों को नैनीताल पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटा गया सोने का कुंडल भी बरामद कर लिया है। मामले का त्वरित खुलासा करने पर एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने पुलिस और एसओजी टीम को 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। अड़तालीस घंटे पहले एक बहुत चर्चित वारदात हुआ था, जो मुकानी थाना क्षेत्र पर आम्रपाली चौकी क्षेत्र का दूरस्थ देहात इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जब वॉकिंग कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब वॉकिंग कर रहे थे, तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और वो जो है बल प्रयोग करते हुए उस बुजुर्ग महिला को ओवर पावर करते हुए उसकी कान की कुंडल को छीन लेते हैं। तो इस पर इसको हमने चैलेंज लिया था। तत्काल एफआईआर भी दर्ज किया गया था और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, जिसमें थाना टीम्स हो गया, एसएचओ मुखानी सुशील और हमारा इंचार्ज है और इंचार्ज एसओजी मोहन सोन और की सारी टीम्स को एक्टिवेट किया था। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर ठोस कार्रवाई करते हुए हमें ये शातिर जो स्नैचर्स है इनको यहाँ तक पकड़े, इनके आइडेंटिफिकेशन हुआ। बीच में इन्होंने कपड़े भी बदले, हुलिया भी बदले और बाद में पता चला कि मतलब लीड्स में पता चला कि ये कौन थे करके। आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात की सफल अनावरण करते हुए जो छीनी गई जो कुंडल है उसको वापस जो है बरामद कर लिया। उत्तराखंड में आज अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और कुछ जगहों पर तेज से अति तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में भी गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इससे पहले उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्याना चट्टी के ठीक पीछे अचानक पहाड़ी दरकने से भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी रही। बारिश के कारण चमोली के गोचर के कमेड़ा में करोड़ों की लागत से हुआ बद्रीनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट 2 महीने में ही फेल हो गया। यहाँ 20 मीटर तक सड़क धंसी है। यातायात वन वे किया गया है। 7 अगस्त तक मौसम खराब रहने वाला है।
ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग की संयुक्त पहल के तहत आरसेटी से फास्ट फूड का प्रशिक्षण प्राप्त सशक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 50,000 रुपये मूल्य के मोबाइल फूड कार्ड्स प्रदान किए गए। शनिवार को जिला कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा 4 महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को उनके उपयोग के लिए ये कार्ड्स सौंपे गए। इसमें ये लाभार्थी महिलाएं मुख्य व्यावसायिक स्थलों जैसे यात्रा मार्गों, डिग्री कॉलेज, अस्पतालों और राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर दीदी कैफे के नाम से इन मोबाइल कार्ड्स का संचालन करेंगी। देखिए, जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण पे कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी योजना, इस तरह की कई सारी तमाम योजनाएं हैं। इन्हीं को जो है धरातल पे उतारने के लिए, धरातलीय अमली जामा पहनाने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ये जो कार्यक्रम है नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित है। और इसमें हम लोग को 50,000 रुपये की कार्ड्स जो हैं ये हम लोग स्वयं सहायता समूह की हमारी जो सशक्त महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे आरसेटी में प्रशिक्षण लिया है उनको प्रदान किए जा रहे हैं। मिशन के अंतर्गत जो हमारी महिलाएं हैं वो इच्छुक थी कि वो कहीं पर अपने स्टॉल्स लगाएं और फूड कार्ट्स लगाएं। तो सबसे अच्छा जो उनके लिए ऑप्शन था वो था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे इनको लगाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको पता ही है कि जो भूमि होती है उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है कई जगहों पर। तो ये हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग जो है मोबाइल कार्ड्स इसमें लगाते हैं। तो नाबार्ड से सहायतित ये परियोजना के बारे में हमें पता चला, तो हम लोगों ने मोबाइल कार्ड्स में इसमें डिमांड किया था। तो हम लोगों को इस पर मोबाइल कार्ड्स के लिए जब स्वीकृति आ गई तो हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करना शुरू किया इस तरह से कि जो हमारी दीदी हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो काम कर रही हैं उनको इससे फ़ायदा हो सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहती हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार ये एक बहुत अच्छा मौका दिया है। जो महिला आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। और मैं अपनी एपीडी मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी वजह से हमें ये प्रोवाइड हुआ है और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है। दून पुलिस ने 20 जुलाई को ऋषिकेश एम्स में हुई लाखों की चोरी के मामले में आंध्र प्रदेश के शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पहले भी कई राज्यों की चोरी में शामिल रह चुका है। अभियुक्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। अभियुक्त के पास से पुलिस को ऋषिकेश और राजकोट में हुई 50 लाख रुपए की अनुमानित चांदी के आभूषण और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जुलाई 2026 को व्यक्ति ऋषिकेश में आया था जो ऋषिकेश बस स्टैंड में रुका था। वहां से एम्स में इलाज के बहाने एम्स के अंदर का जो हाईली सिक्योर्ड प्लेस है वहां पर रेकी करके इसके द्वारा 19 तारीख की रात को घटना की गई। और जो इसके जो वादी हैं रविंद्र तिवारी पुत्र संतोष कुमार जो एम्स ऋषिकेश में ही कार्यरत हैं और वहां पर जो आवासीय परिसर है वहां पर वो रहते हैं। उनके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि उनके घर से काफी सारा नकदी, ज्वेलरी और पैसा चोरी करके कोई व्यक्ति लिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। जब इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज का कई बार एनालिसिस किया गया तो ये व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा। इसको बैक ट्रैक करते हुए पुलिस पूरे दिल्ली तक गई और वहां से पुलिस की अरेस्टिंग की गई। ये व्यक्ति के द्वारा न सिर्फ यहाँ की चोरी का खुलासा हुआ है बल्कि विभिन्न 3 अलग अलग राज्यों की, इसमें गुजरात की और एक आंध्र प्रदेश की भी चोरी का खुलासा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।